जो शुरुआत हुई ये वर्ल्ड को कॉन्कर करने की शुरुआत हुई थी। तो यहीं से आपने देखा था कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ तो कई बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लगी हुई, तो उनको चाहिए था ज़्यादा मार्केट्स जहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकें और सस्ते लेबर चाहिए थे। तो इसीलिए शुरू हुआ, जो पैटर्न शुरू हुआ वो इंपेरियलिज्म का शुरू हुआ और फिर उसके बाद हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर्स वगैरह चले। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इन कंट्रीज को, तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये जो मेथड है हमारा डायरेक्ट कॉन्कर करने का, ये हमारा तरीका सही नहीं है, तो हमें हिडन एजेंडा से काम करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट शुरू हुआ। तो वहाँ पे दो मेजर इंस्टीट्यूशंस बने, IMF और वर्ल्ड बैंक। IMF ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आप जानते हैं, और वर्ल्ड बैंक। IMF का जो रोल है मेनली कि कौन से नेशंस को मॉनेटरी सपोर्ट की जरूरत है, उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वगैरह देखने की है, तो उसके लिए बनाया गया था IMF को। और वर्ल्ड बैंक को जो बनाया गया था उसका था कि टेक्निकल असिस्टेंस, फाइनेंसिंग प्रोवाइड करना, पॉलिसी एडवाइस करना। बट अगर आप गूगल पे की डिसएडवांटेजेस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने ज्यादा हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और किस तरह की अपनी पॉलिसीज बनाते हैं जो अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको वो अपना डेट पूरा ही ना कर पाए। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशंस आती हैं तो उनके ऊपर कंडीशंस फोर्स किए जाते हैं कि तुम अपने मार्केट्स खोलते जाओ, बड़े बड़े डेवलप्ड नेशंस को। उनको ये आश्वासन दिया जाता है जो बड़े कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग के लिए अपने मार्केट्स को खोल देंगे तब आपका ट्रेडिंग बढ़ेगा और आप लोन्स को रीपे कर सकेंगे। लेकिन इस चक्कर में उनकी खुद की इकॉनमी खत्म होती जाती है। फिर उसके बाद जब कंट्रीज को फ्रीडम मिलने लगी थी 40s के अराउंड में, तो इनका एजेंडा था कि वहाँ पे हम मॉरली करप्ट लोगों को बैठा दें। तो ऐसा करने से क्या है कि अब इनको आपको लोन्स देना बहुत आसान हो गया। और फिर ये मॉरली करप्ट लोग थे तो अपने फायदे की सोचते थे, देश के लिए कुछ नहीं सोचते थे। और धीरे धीरे इन्होंने गैट, जो कि जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ एंड ट्रेड था, वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था। तो बेसिकली गैप के बारे में इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं, मैं समय की कमी के कारण ज़्यादा कवर नहीं करूँगा। लेकिन इसमें ये था कि धीरे धीरे आपको अपने मार्केट्स खोलते जाने हैं कि बाहर के ट्रेड्स भी आके मतलब विदेशी कंपनियां भी आके आपके साथ ट्रेडिंग कर सकें। आप उनके साथ बिल्कुल फेयर कंपटीशन देंगे, आप उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह डिवाइड नहीं करेंगे। जो आपके नॉर्मल मार्केट्स के लिए आप पॉलिसीज रहती हैं, जो आपके डोमेस्टिक मार्केट की पॉलिसीज हैं, वही आप फॉरेन कंपनीज के भी सेम पॉलिसीज वगैरह इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसी तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बन गया। तो इन सब का इम्पैक्ट हमने देखा, जैसे चाइना के कारण कितना हमारा इंडस्ट्रीज, कितने सारे हमारे इंडस्ट्रीज बंद हो गए। तो अब ये जो पैटर्न चल रहा है सारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करने का, जैसे हमने देखा कि इराक वगैरह में भी ये जबरदस्ती जान से कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। जैसे हमने देखा इराक में ऑयल का कॉन्फ्लिक्ट है, यूक्रेन में भी, क्योंकि वहाँ से नेचुरल गैस की पाइपलाइन जाती है, तो यूक्रेन में भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया। तो इनका एजेंडा यही है कि हम किसी भी तरीके से उन देशों में डिस्टर्बेंस पैदा करके रखें और अपने आप में बिठा के रखें, जिससे कि हम उनको कंट्रोल कर सकें। तो हम देखते हैं कि सोल्यूशन कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि नेचर ने, कुदरत ने जो हमें दिया है, सब जगह कुछ ना कुछ रिसोर्सेज दिए हैं कि हर कोई अपनी कमाई करके खा सके। किसी के पास लैंड है तो किसी के पास समुद्र है, किसी के पास फॉरेस्ट है तो किसी के पास पहाड़ है। तो हर तरह के कुछ ना कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं जहां पर आप कुछ ना कुछ कमा के सब लोग खा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि गवर्नमेंट जो है इन सब नेचुरल रिसोर्सेज के राइट्स को अपने पास रख लेती है और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को हैंड ओवर कर देती है। तो उसके कारण जो हम देखेंगे, जो जैसे कल्याण जी ने बताया कि जहाँ ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जनरली वहाँ पे ज्यादा गरीबी होती है। जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, इन सब जगहों में ज्यादा गरीबी रहती है। तो डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी को क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी कहता है कि आप फिनिश गुड्स को वहीं पे बनाइए उनके सोर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास में, rather than आप एक्सपोर्ट करेंगे रॉ मटेरियल्स को। क्यों? रॉ मटेरियल्स का आप कच्चा कॉटन बेचेंगे तो आपको कम दाम मिलेगा, अगर आप धागा बेचेंगे तो आपको ज्यादा दाम मिलेगा, अगर आप गारमेंट बना के बेचेंगे तो और ज्यादा दाम मिलेगा। तो आपको फिनिश गुड्स बना के अपनी जगह से बेचना है, ना कि आप कच्चा मटेरियल बेचते जा रहे हैं। बिहार में से बहुत रिसोर्सेज इस टाइम में, तो इतना ज्यादा वो ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट की एक पॉलिसी ऐसी आई थी तो लोगों ने इतना वहां से एक्सपोर्ट किया रॉ मटेरियल, क्योंकि आज के दिन में बिहार की इतनी गरीबी हो गई, इतनी गरीबी में से रिकवर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है, आज की जो करंट पॉलिसी है उसमें लोग बोलते हैं पॉपुलेशन हमारी बहुत बड़ी समस्या है। ध्यान दीजिएगा, पॉपुलेशन हमारी बहुत बड़ी समस्या है, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है हमें उतनी ज्यादा सब्सिडी देना है। लेकिन आप ये सोच के देखिए कि अगर हम इस पॉपुलेशन को यूटिलाइज करें कि हम अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक यूनिट जोन्स बना लें। एक सोशियो इकोनॉमिक यूनिट जोन्स के बारे में जैसे रोशन जी ने बताया था, जैसे एक तरह की एथनिक सिमिलरिटीज है जिनकी, और जिनकी एक तरह की एक कॉमन यूनिफॉर्म इकोनॉमिक पोटेंशियलिटीज हैं, कॉमन ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं। इस तरह के जो फैक्टर्स हैं, जो उनको बाइंडिंग फैक्टर्स हैं, उनको आप आइडेंटिफाई करके ऐसे लोगों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक उसके बेसिस पे सोशियो इकोनॉमिक यूनिट जोन्स आपने बना दिया और उनको बोलिए कि आप अपना सब कुछ बनाइए, आप अपना तेल बनाइए, आप अपने साबुन बनाइए, आप अपने सारे प्रोडक्ट्स आप अपने खुद से मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करिए। जो आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं वो आप बार्टर ट्रेड से दूसरे के साथ कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी। इस तरह से क्या है ना कि आज के दिन में हम साबुन के कितने ब्रांड जानते हैं, 4, 5, 6, 7, लेकिन उससे ज्यादा नहीं जानते। लेकिन जब हर सोशियो इकोनॉमिक यूनिट जोन, जैसे 44 सोशियो इकोनॉमिक यूनिट जोन है, अगर आप जोन में मान लीजिए 2-2, 3-3 ब्रांड भी आने लगे तो आप सोचिए कितने छोटे-छोटे इंडस्ट्रीज आ जाएंगे, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। तो पॉपुलेशन की भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सब अपने एरिया में अपना अपना काम करेंगे। अब प्रिंसिपल्स ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी पे आता हूं मैं। तो जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो कहता है कि ऑल रिसोर्सेज इन सोशियो इकोनॉमिक यूनिट शुड बी कंट्रोल्ड बाय लोकल पीपल। सारे रिसोर्सेज जो हैं सोशियो इकोनॉमिक यूनिट के वो लोकल पीपल को कंट्रोल करना है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जहाँ ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है वहाँ ज्यादा गरीबी है, ठीक है। तो वहाँ पे लोकल इंडस्ट्रीज जो सेटअप करनी है वो लोकल पीपल के द्वारा ही होनी चाहिए और प्रॉफिट ज्यादा लोगों में बढ़ना चाहिए। जैसे कल्याण जी ने बताया कि अभी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट ले जाते हैं जो वहाँ के रहने वाले नहीं, जिनको उनकी वहाँ से भलाई से कोई मतलब नहीं है, वहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं, और मशीनें आती जा रही है तो वो और लोगों को फायर करते रहते हैं। लेकिन जब लोकल इंडस्ट्रीज वहाँ के लोग बनाएंगे तो वहाँ के लोगों में आपस में ज्यादा प्रॉफिट होगा। लोकल कौन है? जिन्होंने वहाँ पे रहने का डिसाइड कर लिया, जो हमेशा के लिए वहीं पे रहेंगे और उस जोन से निकलना नहीं चाहते। और इस केस में ये है कि फ्लोटिंग पॉपुलेशन आपको अवॉइड करनी है। ऐसा नहीं कि आप 3 महीने कहीं जॉब करने चले गए, फिर 3 महीने कहीं और जॉब करने चले गए। इससे क्या होता है, इससे एक इकोनॉमिक ड्रेन होता है। जो आपका वेल्थ आपने उस जगह में कमाया वो आप दूसरी जगह में ले गए। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप फ्लोटिंग पॉपुलेशन को किसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं तो एक बहुत एडवांटेज होगा हमारे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी को मेंटेन करने में। आपको प्लानिंग करने में एडवांटेज होगा, क्योंकि जितने भी लोग हैं आप उसके हिसाब से प्लानिंग कर पाएंगे। दूसरा प्रिंसिपल जो डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी का कहते हैं वो कहते हैं कि प्रोडक्शन शुड बी बेस्ड ऑन कंजम्पशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट। अब कई लोग बोलेंगे कि प्रॉफिट के बिना क्यों प्रोडक्शन करें, जब प्रोडक्शन ही नहीं, मतलब प्रॉफिट ही नहीं है तो हम क्या खाएंगे पीएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी प्रॉफिट नहीं लें। प्रॉफिट का मार्जिन एक नॉमिनल मार्जिन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आपने देख रहे हैं हम दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट की प्रॉब्लम देख रहे हैं, इतने सारे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स आ गए, इतने प्रोजेक्ट्स आ गए कि कोई एंड कंज्यूमर्स ही नहीं है। जब एंड कंज्यूमर्स ही नहीं है उसके तो सारे आधी बनी पड़ी इनका कोई यूटिलाइज कोई नहीं कर सकता। अब जैसे आपके प्रोडक्ट्स हैं, आपने बोल दिया कि बाय टू गेट टू फ्री। अब कंज्यूमर्स तो खरीदते रहते हैं लेकिन उनको कोई जरूरत ही नहीं, जबरदस्ती इसको पैसे की बर्बादी है। अब फार्मर्स का भी आप एग्जांपल ले लीजिए। इसमें क्या होता है कि आपने कोई, अब जैसे इस साल प्याज महंगा हो गया तो अगले साल क्या होगा, सारे फार्मर्स प्याज ज्यादा से ज्यादा प्याज ही उगाने लगे, ठीक है। तो क्या होगा, अगले साल प्याज बहुत ही सस्ता हो जाएगा, क्योंकि जितनी उन्होंने मेहनत करी उतना उनको दाम ही नहीं मिलेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोऑर्डिनेटेड अप्रोच चाहिए हमारे पास, जहां गवर्नमेंट हमें बताए कि कितना हमारा कंजम्पशन पैटर्न है और नंबर स्विक नहीं करे। जैसे आज के दिन में गवर्नमेंट नंबर स्विक कर देती है, ये मेथडोलॉजी हम अपना लेते हैं तो हमें इतना ज्यादा नंबर मिल जाएगा। हमें रियल पैटर्न, रियल कंजम्पशन पैटर्न लोगों को देनी पड़ेगी, जिसके बेसिस पे लोग अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सकेंगे। डिमांड एंड सप्लाई का मैच होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई और आपकी डिमांड ही नहीं है तो आपको बहुत सस्ता करके बेचना पड़ेगा।
अगर आप बहुत सस्ता करके बेचेंगे तो आपकी जो आपने मेहनत करी है आप अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड अप्रोच हमारी होनी बहुत जरूरी है इसके लिए। जो थर्ड प्रिंसिपल है वो कहता है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी मैनेज्ड थ्रू कोऑपरेटिव्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि आज के दिन में हम बहुत लोगों से सुनते रहते हैं कि बिचौलिए होते हैं, बीच का बहुत ज्यादा खा जाते हैं। आज किसान होता है, आजादपुर मंडी में बेच जाता है, उसको 6% कमीशन वहां देना पड़ता है। फिर आड़ती जो होते हैं वो और ज्यादा अपना आगे का कमीशन लेते हैं। फिर मंडी की फीस देनी होती है, ट्रांसपोर्टेशन में बार बार अनलोडिंग लोडिंग के चार्जेस लगते हैं। तो इस तरह से हमारी इनएफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है आज के सिस्टम में। तो अगर हमने मतलब कोऑपरेटिव्स का सिस्टम बनाया है, मान लीजिए आपने कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स बनाए, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स कई लोगों को आपको पता होगा, लेकिन जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आगे के कैंटीन्स होते हैं तो वहाँ पे वो लोग बल्क में परचेज कर लेते हैं, उनको पता है कंजम्पशन पैटर्न कैसा है। तो उसके बेसिस पे हम जब लोग कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स बना लेंगे, लोग बता देंगे भाई हमारी फैमिली को महीने में 5 साबुन चाहिए, हमारी फैमिली को महीने में 5 तेल चाहिए। इस तरीके से आपने कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स बना दिया। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स क्या है कि अब डायरेक्टली आपके पास सीधे फार्मर से या फिर प्रोडक्शन छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से सीधे सीधे आपके पास में पहुंच जाएगा कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स के पास। कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स से आप लोगों को सस्ता भी पड़ जाएगा और जो एफिशिएंसी है वो भी आएगी। तो बिचौलिए जो बीच में पैसा खाते हैं वो भी बहुत कम हो जाएगा। कोऑपरेटिव्स का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि प्रॉफिट शेयरिंग जो होती है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में होती है। आज के दिन में क्या होता है, इंडस्ट्रीज के पास में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट उनके पास में जाता है और सैलरी के नाम पे बहुत कम लोगों के पास में प्रॉफिट जाता है। लेकिन कोऑपरेटिव्स होगा तो जो लोग जितनी मेहनत करेंगे उनके पास में उतना ज्यादा प्रॉफिट जाएगा। जो फोर्थ प्रिंसिपल है डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी का, वो कहता है कि लोकल पीपल मस्ट बी एम्प्लॉयड इन लोकल एंटरप्राइजेस। ठीक है, हम क्या होता है कि आज के दिन में जहां से भी सस्ती लेबर मिल रही है हम पहले उनको बुला लेते हैं। कोऑपरेटिव्स जो कोऑपरेटिव्स है वो हमारी हेल्प करेगी लोकल पीपल को एम्प्लॉय करने में। ठीक है, तो हमें उनके स्किल्स जल्दी से जल्दी यूटिलाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना है। जो फिफ्थ प्रिंसिपल है वो कहता है कमोडिटीज व्हिच आर नॉट लोकली प्रोड्यूस्ड शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द मार्केट। अब यहाँ पे एक बहुत ध्यान देने की बात है, जब गैट आया तब आपने बोला कि हमें भाई हमारी मार्केट्स अनडेवलप्ड हैं, हमें थोड़ा सा प्रोटेक्शन दीजिए, आप हमें टाइम दीजिए अपनी मार्केट्स को डेवलप करने के लिए। तो उनको डेवलप करने के लिए टाइम दिया गया, लेकिन इसमें डेवलपमेंट किस किस का हुआ, कुछ मेजर सिटीज का, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट का। लेकिन अगर हम अभी देखते हैं तो अभी तो हमारी डेवलपमेंट पूरी हुई नहीं है। कितने गाँव में कैसी सिचुएशन है हम जानते हैं, तो वहाँ पे तो डेवलपमेंट हुई नहीं है। तो अगर डेवलपमेंट उनकी करानी तो उनको भी तो आपको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो इतने सस्ते में आपको बेच सकते हैं अपने पूंजी से, तो उनको भी तो आपको बचाना पड़ेगा। अगर आपने वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे बोला कि हमें डेवलप करना है तो हमें प्रोटेक्शन दीजिए, तो इनको भी छोटे छोटे लोगों को, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को भी तो आपको प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। तो जो कमोडिटीज लोकली प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं उनको आपको हटाने की कोशिश करनी है और सब चीजें अपनी लोकली प्रोड्यूस करने की कोशिश करनी है। अच्छा, कईयों का कंप्लेन रहता है कि लोकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी के होते हैं। तो अब इसमें क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट हर साल अपने कुछ रेटिंग्स वगैरह डिफाइन कर सकती है, जैसे 20 स्टार रेटिंग होती है, ISO रेटिंग्स होती है। जैसे BS4 से गवर्नमेंट ने बोला कि BS6 पे आपको मूव करना है। इसी तरह के अलग अलग रेटिंग्स गवर्नमेंट डिफाइन कर सकती है और बोल सकती है कि आप अपने प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड को रेज करेंगे। तो इससे क्या होगा कि सारे लोकल इंडस्ट्री को भी आपको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। लोकल इंडस्ट्रीज की जब बात करते हैं, जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का डिफरेंस, तो हम देखते जा रहे हैं हमारा इंपोर्ट कितना ज्यादा बढ़ गया है। तो अगर हम इंपोर्ट बढ़ रहा है तो इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बंद हो जा रही है या फिर हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बना ही पा रहे हैं, इतनी डिमांड है। ठीक है, तो उनको आने में भी डर लग रहा है कि हम उनका सेल्फ नहीं कर पाएंगे, हमारा इंपोर्ट करना हमारे लिए आसान है। तो आने वाली सिचुएशन का मतलब हम इस ट्रेंड से हम समझ सकते हैं कि हमारी अपनी इंडस्ट्री भी ज्यादा बंद होती जाएगी और फिर हम ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इस बारे में थोड़ा सा मैं बात करूंगा कि
3 सेक्टर्स इन इकोनॉमी जो कहते हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक है सेकेंडरी और एक टर्शियरी। तो प्राइमरी सेक्टर में कहते हैं कि जो हम डायरेक्टली जमीन से प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, ये सब डायरेक्टली आपके प्राइमरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर वो होते हैं जो आप इसको बनाते हैं आप प्राइमरी सेक्टर से, जैसे आपके तेल, साबुन, कपड़े, ये सब जो आपके जो प्राइमरी सेक्टर से प्रोड्यूस किया उनको यूटिलाइज करके आप सेकेंडरी सेक्टर में उनसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और टर्शियरी सेक्टर जो होता है वो होता है सर्विस सेक्टर से, बैंकिंग और इंश्योरेंस हो गया। अब अभी हमारे जो ज्यादा जगह में लोग एनजीओ वगैरह जो फोकस करते हैं कि प्राइमरी सेक्टर पे ही फोकस करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में फोकस बहुत कम है। तो हमें हर जगह पे सेकेंडरी सेक्टर्स को बनाना है। अगर सेकेंडरी सेक्टर्स बन जाएंगे तो परचेजिंग कैपेसिटी लोगों की बढ़ने लग जाएगी। जब परचेजिंग कैपेसिटी लोगों की बढ़ जाएगी तो आपकी टर्शियरी सेक्टर यानी कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, सर्विस सेक्टर भी लोगों की अपने आप परचेजिंग, जब ज्यादा पैसा आ जाएगा तो लोग इन सेक्टर्स में भी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये लाइन तो अपने आप ही चल पड़ेगी। तो सेकेंडरी सेक्टर को आपको बढ़ाना बहुत जरूरी है। अब समय कम होने के कारण मैं ज्यादा कवर नहीं करूंगा इसके ऊपर। मैं एक बार से 5 प्रिंसिपल्स ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी को एक बार मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार देख लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। ये सारे रिसोर्सेज जो है सोशल इकोनॉमिक यूनिट के वो सारे लोकल पीपल के हाथ में ही रहने चाहिए और आउटसाइडर्स का उसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और सेकंड प्रिंसिपल जो रियल एस्टेट का जैसे एग्जांपल दिया, प्रोडक्शन शुड बी बेस्ड ऑन कंजम्पशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट। थर्ड प्रिंसिपल जो था पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन भी मैनेज कॉर्पोरेट्स, कंज्यूमर कॉर्पोरेट्स की बात की, मार्केटिंग कॉर्पोरेट्स की बात की, वेस्टर्न कॉर्पोरेट्स की बात की। फोर्थ प्रिंसिपल था लोकल पीपल मस्ट बी प्राइड लोकल इकोनॉमिक डिफरेंस। तो लोकल की वजह तब बाहर के एम्प्लॉयर्स को फ्लोटिंग पॉपुलेशन को फिर आप उनको टेम्परेरी बेसिस पे उनको जॉब दे सकते हैं। तो प्रिंसिपल है कि कमोडिटीज व्हिच आर नॉट लोकली प्रोड्यूस्ड शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द मार्केट। तो जो आपके जैसे गैट का एग्जांपल दिया था मैंने कि आपको प्रोटेक्ट करना है लोगों को, और सबसे पहले लोकल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है और उसके बाद बाकी इंडस्ट्रीज को अगर आप नहीं कर पा रहे तब आप बार्टर ट्रेड में जाइए और अपनी इंडस्ट्रीज को फिर भी आपको अपग्रेड करते रहने की कोशिश करिए। ठीक है, लास्ट में मैं यही कंक्लूड करना चाहूंगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज एप्लीकेबल टू एनिमल किंगडम, लव एंड कॉपरेशन फॉर ह्यूमन किंगडम। थैंक यू।